चलिए शुरू करें। चलिए पहले तो भाई यूपीटीईटी का रिजल्ट अभी आया, ठीक है ना। यूपीटीईटी का रिजल्ट अभी आपका आ चुका है। तो जिनका जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और जो अभी रह गए हैं उनके लिए कि भाई अभी जो आपके पास समय है उसका यूटिलाइज करिए। वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज यूपीटीईटी का अगर रिजल्ट आया है तो ये मान के चलिए कि जो 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, जो 2026 वाला नोटिफिकेशन है वो हो सकता है कि कल भी देखने को मिल जाए आपको, ठीक है ना, परसों भी। मतलब अब कोई इसका वो नहीं है कि कब आ जाए। 2026 का नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, तो एकदम से रेडी हो जाइए। जो गलती आपने पहले की है उसको दोबारा से दोहराने की गलती ना करें, क्योंकि ये समय अगर निकल गया, ये वैकेंसी अगर निकल गई तो फिर 4-5 साल भूल जाइए। यूपीटीजीटी की वैकेंसी फिर भूल जाइए 4-5 साल, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई अभी जो भी है एकदम से प्रिपेयर हो जाइए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस जारी होगा, फिर उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर इतना सोचा आपने कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा, जब उसका सिलेबस जारी होगा तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आप समझ के चलिए कि कुछ तो पीछे हैं आप। पीछे होने का मतलब समझ रहे हैं। फाइट इतनी ज्यादा है, मारा मारी इतना ज्यादा है, वैकेंसी चुल्लू भर आ रही है, बच्चे इतने हैं। समझ सकते हैं आप लोग कि भाई अगर यहाँ पे आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाने वाला है। और जो अब की 2026 का जो यूपीटीजीटी करवा रहा है वो कहा जाए कि थोड़ा सा और भी टफ होने वाला है। 2022 का पेपर जो कि हाल फिलहाल में हुआ उसके अकॉर्डिंग, या फिर कहा जाए उसमें, और जो अब पेपर बनने वाला है, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। पेपर जो लेवल था हो सकता है उससे ज्यादा लेवल है उसका। और दूसरा आपको पता हो गया होगा कि भाई 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता था, बट अभी जीएस, जीके, जीएस जोड़ दिया गया है, ठीक है। जीके जीएस जोड़ा गया है। जीके जीएस जो बात हो रही है कि हो सकता है कि वो 30 नंबर कम से कम आएगा ही आएगा। इतना 30 नंबर आएगा। अब बताया गया है 120 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से अगर 30 निकाला जाए तो कितना बचेगा? 90। कहने का मतलब है 1/4, ठीक है ना। इसका 1/4 चौथाई बार, 1/4 आपको क्या दिख रहा है? जीके जीएस दिख रहा है। और यहाँ पे जिसने बाजी मार ली, यहाँ पे जिसने बाजी मार ली, यहाँ पे जिसके अच्छे हो गए उसका सिलेक्शन श्योर है, ये समझ के करिएगा। क्योंकि मैंने एलटी में भी देखा, बहुत अच्छा, मतलब कहा जाए कि हालात नहीं रही। कुछ ही लोग थे जिनका बहुत ही अच्छा नंबर आया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ। कहने का मतलब है वो मेंस तक पहुंचे हैं। बाकी देखा जाए तो जीके जीएस को इतना इजीली ले लेते हैं लोग कि मतलब बहुत, चलो ठीक है निकल जाएगा। आपके सब्जेक्ट से 2-3 गुना ज्यादा ही है, ये जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। और आप सोचो कि हम खुद से पढ़ना, हम ये नहीं करेंगे हमसे ही पढ़िए। आप टाइम से पढ़िए मगर पढ़िए जरूर। आप सोचेंगे कि हम किताब लेके पढ़ लेंगे जीके जीएस और हम निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ जाइएगा। भंडार है, समुद्र है, समंदर है एकदम, जीके जीएस है। तो आप जब किताब लेके बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत बड़ा सिलेबस इसका है। इस वजह से लग जाइए अभी से ही। देरी की तो फिर धोखा खा जाएंगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यूपीटीजीटी का रिजल्ट अगर आज आया है तो कल परसों नरसों, 1 तारीख 2 तारीख को जब भी होगा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसी दिन आपको पता लग जाएगा
कि पेपर आपका कब होने वाला है, क्योंकि इसका कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। जो कहा जाए कि पेपर की डेट होगी, नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा समय को मत गवाइए, ज्यादा सोच विचार मत करिए। ज्यादा सोचेंगे तो सोचने में ही टाइम चला जाएगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जिनको लग रहा है कि हम जीके जी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए, नए नहीं तो मगर गाइडेंस में जरूर पढ़िएगा। क्योंकि मुझे पता है फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, ये हर एक सब्जेक्ट वालों के लिए चुनौती है। चाहे मैथ वाला हो, चाहे बायो का हो, मतलब A to Z जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि अभी तक यूपी डीजीपी में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो सब सिलेबस ही बढ़ते थे। बट ये क्या बन गया अब, नासूर बन गया लोगों के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है। 1/3 -1 और भी ज्यादा। पहले क्या 125 क्वेश्चन आते थे, 125 में आप तुक्का मार सकते थे, चलो ठीक है 125 से बच्चे करके आएंगे, होगा जो देखा जाएगा। बट यहाँ पे अब आप नहीं कर सकते हो। जितना आता है उतना ही, दो चार क्वेश्चन आप टच कर सकते हो, ज्यादा कोशिश की ऊपर से नीचे चले आओगे सर। तो इस वजह से जो स्ट्रेटजी अब की है और जो पहले की थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा फिर। ठीक है। जो लोग भी सोए हुए हैं जग जाइए। ठीक है। जिनको लग रहा है कि सिलेबस आएगा तभी पढ़ेंगे, तो फिर आप इतना समझिएगा कि 2-4% आप पीछे हो चुके हो अभी से ही। ठीक है। तो जो चीजें बेसिक हैं, क्योंकि जीके जीएस जो बेसिक चीजें हैं वही स्टार्ट किया जाता है, चाहे जो भी पेपर होगा। हर एक पेपर यस है, तो जो बेसिक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना। उसके बाद सिलेबस आउट पूछा जाता है। अगर जीके जीएस है तो, और कहीं गलती से साइंस भी 2-4 क्वेश्चन दे दिया, एक तो और वंडर होती है। ठीक है। तो पढ़ना उसी तरीके से है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना, हमें एक चीज चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है बस। आप तो महारथ ही नहीं हासिल नहीं कभी जीके जीएस में। ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना हमें लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम भी उसी हिसाब से ही पढ़ाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किताब लेके बैठोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे। ठीक है। चलिए, 1 मिनट देखो पावा किसी का अच्छा हुआ। ठीक है अब। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? नदियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना। हमने बताया आपको कि नदियों को दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है। एक तो हिमालयी नदियां थी जो हिमालय से बहती है, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों के बारे में हमने बात कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था पहला सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि हिमालयी नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र जो, ये हमारा क्लियर हो गया था। इसके बारे में पढ़ लिया था हमने, सिंधु नदी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद आपका बचेगा क्या? गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये बात की हम किसी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हिमालयी नदियों की। ठीक है ना, जो हिमालय से निकलती है। अब आगे हम बात करिएगा कि भाई सिंधु नदी में हमने क्या क्या पढ़ा था। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कौन सी जगह थी? मानसरोवर झील के पास सिंही खम्बान। कौन सी जगह थी? सिंही खम्बान एक जगह थी। वहां से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख में एंटर करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अब इनकी जो पंच नद, जो 5 सहायक नदियां थी, प्रमुख सहायक नदियां, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां इनकी हैं, बट भारत में जो है क्वेश्चन
यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है ना, भारत की नदियों से ही। तो पंच नद जिसको कहा जाता है, जिससे पंजाब बना हुआ है। पंजाब का मतलब 5 नदियों का जहाँ पे मेल होता है, जहाँ पे 5 नदियां हैं, उसी को पंजाब, उसी के नाम पे पंजाब पड़ा। अब अगर हम बात करें भाई कि ये सिंधु नदी में जो 5 नदियां थी वो कौन कौन सी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब मैंने कल बताया था, आज खाली थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं बस, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी थी, झेलम नदी थी, जो जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। फिर दूसरी नदी जो थी आपकी, जिसका नाम चीनाब नदी है। चीनाब नदी आपके कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना। तीसरी नदी जो थी आपकी रावी नदी, वो भी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है। और चौथी नदी जो थी वो थी ब्यास नदी, वो भी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और पांचवी नदी जो है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। और जो सतलज नदी है, ये भी भारत के बाहर कहा जाए कि जहां से सिंधु नदी निकलती है, उसी के बगल से ये भी निकलती है, और ये भी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। 5 नदियों के बारे में बता दिए सब कुछ, ठीक है ना। अब आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में भाई, गंगा नदी के बारे में। आज बात करनी है हम लोग किसको, बात करनी है गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, अगर हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो गंगा नदी का निर्माण जो हुआ है ना, वो 2 नदियों के मिलने से हुआ। कितनी नदी, 2 नदियों के मिलने से हुआ है। वो कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तराखंड से बात करें हम लोग, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड में 2 नदियां हैं, और यहाँ पे कहा जाए कि एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा। और दूसरी नदी है भागीरथी। कौन कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना। सतोपति हिमानी से, एक सतोपति हिमानी, यहाँ पे क्या है, सतोपति हिमानी, सतोपति हिमानी, सतोपति हिमानी, ठीक है। और दूसरी जो है कहा जाए कि गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है ना। ये क्या है, पहाड़ी है, ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर है। सतोपति हिमानी से निकलती है आपकी कौन सी नदी भाई, अलकनंदा। यहाँ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा, अलकनंदा। और दूसरी नदी क्या कहा जाए कि गंगोत्री से जो निकलती है, वो है आपकी भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। ये दोनों नदियां, अगर मैंने कहा कि भाई ये दोनों नदियां यहाँ पे आके मिल गई, कहाँ पे, यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है, यहाँ पे आके मिल गई, इस पॉइंट पे आके मिलती है। और ये जो पॉइंट है ना, काफी बार पूछा गया है कि ये पॉइंट है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है ना, वहीं पर गंगा नदी का निर्माण होता है। इसका, भाई गंगा नदी का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। और गंगा नदी का जहाँ निर्माण होता है वो स्थान भी याद रखना है कि किस स्थान पे, उसका नाम है देव प्रयाग, ठीक है ना। इस स्थान का नाम क्या है भाई, देव प्रयाग। क्या नाम है, देव प्रयाग, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, 2 नदियों का, एक तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, दूसरी गंगोत्री से निकली भागीरथी। इन दोनों के नदियों के मेल से जो नदी बनी, वही कौन सी है, गंगा है, ठीक है ना, वही कौन सी है, गंगा। अब वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। बेसिक सा लिखा रहता है उसमें कि गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है गंगोत्री, वहां से निकली हुई है।
ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप नो डाउट किससे मार मार सकते हो, बट अब वो ज़माना चला गया, वो क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना? बहुत पहले की बात है। बट अभी क्या पूछा जाता है कि भाई गंगा नदी किन 2 नदियों के निर्माण से हुआ? तो अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। क्लियर है? चलिए, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, फिर उसके बाद बताते हैं। तो हमने कहा भाई गंगा नदी का गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है? तो इसी में लिख लीजिएगा, सतोपथ हिमानी से, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और ब- गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर वही, ठीक है ना? हिमनद से निकली, निकली भागीरथी का मिलन, मिलन कहाँ होता है भाई? मिलन देव प्रयाग में, देव प्रयाग में होता है। और इन दोनों, इन दोनों नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है? अब देखिए मैंने एक चीज बताई यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो काफी बार पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसी पे। ठीक है? वैसे देखिए हम चीज समझा देते, बट कुछ लोग कहते हैं लिख दीजिए सब, अब लिखना पड़ता है। ठीक है? नहीं तो हम जितनी भी चीजें ना, सब चीजें समझा देते, उसके बाद हम पीडीएफ देते भी हैं। ठीक है ना? तो चाहते तो आप लोग वहां से भी है, बट चलिए ठीक है, चीजों को जैसे लगेगा ठीक है उस तरीके से करते रहेंगे हम लोग। ठीक है? मैंने क्या कहा भाई, 2 नदियां मिली, कौन कौन सी हैं? एक तो अलकनंदा है, और दूसरी है भाई कौन सी? आपकी भागीरथी। इन 2 नदियों से मिलती है गंगा नदी। कहाँ पे मिलता है भाई? देव प्रयाग में। कहाँ पे? देव प्रयाग में। तो ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे बात करते हैं। अब यहीं पे एक चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सतोपथ हिमानी ना और अलकनंदा, सतोपथ हिमानी और गंगोत्री, यहाँ से कुछ नदियां और भी आती हैं। या फिर कहा जाए, ये जो अलकनंदा नदी है ना, इन अलकनंदा नदी के साथ कुछ नदियां और मिलती हैं, किसी पॉइंट में मिलती हैं। तो वो पॉइंट याद रखना है। जैसे देव प्रयाग, मैंने कहा ना, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। कौन कौन सी मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। ऐसे कुछ और भी जगह हैं जहां पे अलकनंदा के साथ कुछ और भी नदी बनती है, सॉरी नदियां मिलती हैं, और उस स्थान का कुछ पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है। ठीक है ना? तो उन्हीं का नाम याद रखना है भाई, उनका नाम हमें याद रखना है। जैसे हमें एक तो देव प्रयाग हमने देख लिया, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक जगह है रुद्रप्रयाग। कौन सी? रुद्रप्रयाग। अगर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं ना, रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है, 2 नदियों का मिलन होता है। कौन कौन सी है?
पहली नदी है जिसका नाम है भाई आपका अलकनंदा, अलकनंदा। और दूसरी है मंदाकिनी, मंदाकिनी। क्वेश्चन क्या पूछता है? अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है वो कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? वो रुद्रप्रयाग है। कौन सा है? रुद्रप्रयाग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रुद्रप्रयाग हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से एक जगह है जिसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है भाई? नंद प्रयाग है। सॉरी, कर्ण प्रयाग। ठीक है ना, क्या है? कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में भी दो नदियों का मिलन होता है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो हो जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। और दूसरी नदी है पिंडार नदी, पिंडार नदी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए क्योंकि पहले ये सब क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछे जाते थे। अब वन लाइन वनडे एग्जाम में पूछ रहा है तो भाई कहीं भी पूछ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मेल होता है? अलकनंदा और पिंडार। ठीक है ना। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। उसी तरीके से आपका है एक विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है ना। विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है। अगर हम देव प्रयाग की बात करते हैं कि देव प्रयाग में कौन कौन सी कौन कौन सी नदियों का मेल हो जाता है? तो पहली तो है आपका अलकनंदा, अलकनंदा। देव प्रयाग में अलकनंदा हो जाती है और होती है एक भाई भागीरथी। ठीक है ना। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी। उसी तरीके से जो चौथा स्थान है वो है विष्णु प्रयाग। कौन सा हो जाता है? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में भी कौन कौन सी नदी है भाई? एक तो हो जाती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा। और दूसरा है अलकनंदा। और दूसरा है आपका धौली गंगा। क्या हो जाता है? धौली गंगा। ठीक है ना। कौन सा हो जाता है? धौली गंगा। ठीक है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो नहीं, बट अब क्या है, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी हो गए, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी, देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें, भाई गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है। सबसे बड़ा इसका बेसिन है भारत में, सबसे बड़ा बेसिन। ठीक। तो अगर हम बात करें गंगा नदी, गंगा नदी बिजनौर, बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है? क्योंकि भाई यूपी का पेपर है तो क्वेश्चन जाहिर से है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो आता है बिजनौर। कौन सा शहर है, कौन सा जिला है? बिजनौर है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कई बार कि गंगा नदी जो है ना, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है वहां पे कहाँ से एंटर होती है? समझ रहे इस बात में नहीं? भाई अगर मैंने कहा गंगा नदी निकलती है कहाँ से? ग्लेशियर से, गंगोत्री, और कहा जाए कि आपके सतुपथ हिमानी से। तो वहां तो पहाड़ी है, वहां ढाल रहती है। वहां से जब आती है पानी, जब वहां से आता है ना, काफी स्पीड में होता है, काफी स्पीड में होता है।
बट जैसे ही जैसे समतल पे आता है तो क्या हो जाता है, उनका स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें हरिद्वार, हरिद्वार जब आप पहुंचते हो तो हरिद्वार लगेगा नहीं कि आप किसी हिल स्टेशन या फिर पहाड़ियों पे आए हैं। उसके आगे जैसे ही आप ऋषिकेश पहुंचोगे, देहरादून पहुंचोगे, तब आपको लगेगा पूरी पहाड़ पहाड़ी नजर आती है। बट हरिद्वार तक क्या है, एकदम मतलब मैदानी एरिया है। कैसा है, मैदानी एरिया है। ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। गंगा नदी, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है? आगे बात करते हैं। अगर गंगा नदी की बात करें, पहले इस पॉइंट को भी लीजिए भाई। गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, वैसे तो कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, गंगोत्री हो गई, बेतवा हो गई, टोंस हो गई। ठीक है। और कहा जाए कि सोन नदी, मतलब ये सब जितनी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, गोमती नदी है, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। और जिसमें सबसे लंबी सहायक नदी जो है गंगा नदी की, वो है यमुना नदी। कौन सी है भाई, यमुना नदी है। ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना। ठीक है ना, कौन सी, यमुना नदी है। जिसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल बंदर पूंछ, कौन सी, बंदर पूंछ की चोटी, चोटी के निकट, बंदर पूंछ की चोटी के निकट, वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद से होता है। ठीक है ना। अब इस चीज को याद रखिए भाई, मैंने क्यों लिखवाया इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ये भी पूछा जाता है कि भाई जो आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, बंदरपूर की चोटी। अगर पूछा जाए कि किस पहाड़ी से होता है, तो वो बंदरपूर की चोटी है। अगर किस ग्लेशियर से होता है, तो ये होता है भाई यमुनोत्री। ठीक है ना, यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है ना, यमुनोत्री हिमनद से होता है। अब भाई सहायक नदी है, तो यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे आके मिल जाती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यमुना नदी की बात करते हैं, तो ये गंगा में आके प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे, प्रयागराज में आके मिल जाती है। और उसी को बोला जाता है संगम। क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं,
संगम कहते हैं। तो इसी में आगे ऐड कर लीजिएगा, बंदरपुर की चोटी के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद से होता है जो जो प्रयागराज, प्रयागराज में आकर गंगा नदी, गंगा नदी, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, गंगा नदी से तो आके मिलती है, मगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से तट पे आके मिलती है, दाएं तट पे या फिर बाएं तट पे। अगर आप कभी इलाहाबाद आए हो, प्रयागराज आए हो, तो आपने देखा होगा ना, जब आप संगम पहुंचते हो, संगम नदी, जैसे थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। मैंने कहा भाई संगम, यहाँ से आई गंगा नदी, ठीक है ना, और यहाँ से आ रही है यमुना नदी, ठीक है ना। यहाँ पे भाई मिल गया, यहाँ पे आके मिला, तो ये कौन सी नदी है? यमुना है, ये यमुना है और ये गंगा है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई कि अगर आप यहाँ पूछें, ये आगे बढ़ रही है, आके यमुना यहाँ मिल जाती है, तो अगर हम आपसे अब पूछें कि भाई ये कौन सा तट है, किस तट पे आके मिली है, अब ऐसे देखिए, अब ऐसे नदी जा रही है और इधर से कौन आ रही है? यमुना नदी आ रही है। कौन सी आ रही है? यमुना नदी आ रही है। तो भाई ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो वही चीज है। तो ये कौन सा था, ये कौन सा साइड है? ये दायां साइड है, ठीक है, ये कौन सा? दायां साइड है। जिसका कहने का मतलब है कि जो यमुना नदी है वो गंगा नदी के दाएं तट पे आके मिल जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे मिल जाती है? दाएं तट पे आके मिल जाती है, ठीक है ना। और जहाँ पे ये दोनों नदियां मिलती हैं, भाई इसी को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आके मिली, तो ये कौन सा स्थान हो जाता है? यही है संगम, यही है क्या? संगम, यही क्या है? संगम नगरी है, ठीक है ना, क्या है? संगम नगरी है, ठीक है। चलो, तो भी अगर भाई प्रयागराज में आकर गंगा नदी के दाएं पर, दाएं तट पर गंगा नदी के दाएं तट पर मिल जाती है, ठीक है। जहां जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, मिलन होता है, उस स्थान को, उस स्थान को, उस स्थान को क्या कहते हैं भाई? उस स्थान को संगम कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? संगम कहते हैं, क्लियर। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। इसका उद्गम स्थल आपके बंदर पूंछ, जो चोटी है, जो पहाड़ी है, उसके बगल में कौन सी कौन सा हिमनद है? यमुनोत्री हिमनद है। वहां से निकलती है आपके यमुना नदी, ठीक है ना, आके प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से, और उसी स्थान को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। चलिए आगे बात करें। अब एक चीज और ध्यान लीजिएगा, जैसे मैंने कहा ना कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें अगर हम बात करते हैं भाई, तो आपको गोमती नदी मिल जाएगी, बेतवा नदी मिल जाएगी, चंबल नदी मिल जाएगी, कौन सी नदी मिल जाएगी, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, जब क्वेश्चन को थोड़ा लंबी बनाया जाता है, और अदरवाइज वहां से क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, वो बड़े एग्जाम में पूछते हैं बस, ठीक है। हमें जो चीज पढ़नी है, हमें जो चीज कहा जाएगा एग्जाम, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोसी नदी की, कोसी नदी जो कि बिहार में बहती है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोसी नदी है ना,
वो दिशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है, वो अनियंत्रित है। क्या है? अनियंत्रित है। दिशा परिवर्तन मतलब वो दिशा कहाँ पे चली जाए कुछ पता नहीं है। और उसी की वजह से कहा जाए कि बिहार में हर साल लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो कोसी नदी की बात करें अगर हम लोग, तो कोसी नदी भी किसकी सहायक नदी है भाई? आपके गंगा नदी की। ठीक है ना? जिसकी सहायक नदी है गंगा नदी की है। चलिए, कोसी नदी गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है? कहाँ पे मिलती है भाई? दाएं तट पे आके मिलती है। ठीक है? दाएं तट पे। कोसी नदी को कोसी नदी को दिशा परिवर्तन, ठीक है, दिशा परिवर्तन के लिए के लिए जाना जाता है। दिशा परिवर्तन मतलब वो दिशा अपनी कभी भी बदल सकता है। ठीक है ना? अपना मार्ग क्या है, कभी भी बदल सकता है। ठीक है? और जहां पे जाता है ना, जहां पे भी जाएगा वहां पे अपने मार्ग मतलब जिस मार्ग में आएगा वो काटता पीटता चला जाता है। ठीक है? जो भी उसके सामने आया तहस बहस। ठीक है? इसीलिए इसको भाई, इसीलिए इसीलिए कोसी नदी को कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है? बिहार का शोक कहा जाए या फिर बिहार के शोक के रूप में जाना, तो बात एक ही है। ठीक है ना? तो बिहार का शोक कौन कहलाता है? आपकी कोसी नदी कहलाती है। ठीक है ना? वो भी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है ना? गंगा की सहायक नदियों में से एक है कौन सी? कोसी नदी है। ठीक है? कौन सी है? कोसी नदी। ठीक है? उसकी अगर बात करें भाई, दामोदर नदी की बात करते हैं। किसकी? दामोदर नदी। ठीक है ना? दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है ना, अब देखिए इसकी ध्यान रखिएगा। जैसे गंगा नदी अगर हम कहें कि उत्तराखंड से निकली कुछ ऐसे होते हुए आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाती है। जब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई ना यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पहुंची, उसके बाद चली जाती कहाँ पे भाई? बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये ऐसे जाती है ना, तो इसकी एक वितरिका जो है ना कुछ ऐसे निकल आती है, यहीं से तोड़ जाती है ये नदी। इसको वितरिका बोलते हैं। देखिए, वितरिका और सहायक नदी में दो अंतर होता है। एक सहायक नदी क्या होती है कि कोई नदी इसमें आके मिल जाए, वो क्या है? सहायक नदी है। और जब नदी से टूट के कोई निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरिका। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये। वितरिका किसे कहते हैं? किसी भी नदी से टूट कर कहीं से निकल जाना, वो क्या कहलाती है? वितरिका। सहायक नदी क्या है? किसी भी नदी में किसी छोटी नदी के आकर मिल जाना, वो क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। तो उसी तरीके से गंगा नदी ना पश्चिम बंगाल में एक वितरिका निकल के इधर चली आती है और उसको बोलते हैं हुगली नदी। हुगली मतलब है तो गंगा ही, बट वो जब निकल के बाहर आ जाती है ना तो उसको बोल दिया जाता है, क्या कहा जाता है? हुगली कहा जाता है। कौन सी नदी है भाई? हुगली नदी है। हुगली नदी। और ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी इसी पे आके मिल जाती है, इसी पे आके मिल जाती है, इसके दाएं तट पे। ठीक है? मतलब यहाँ से आती है कुछ इस तरीके से। ठीक है? अच्छा, ये दाया दाया ऐसे है तो अच्छा यही हुआ, इधर आके मिल जाती है। ठीक है ना? इधर आके मिलती है।
अब दामोदर नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं? ये भी क्या है, बंगाल का स्रोत कहलाती है। क्या कहलाती है? बंगाल का स्रोत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो लिखिए दामोदर नदी, दामोदर नदी हुगली नदी के दाएं तट की प्रमुख नदी है। ठीक है ना? अब इसको इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि पूछा जाता है, नहीं तुम डायरेक्ट कह देते ना कि दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। अब ये इसलिए लिखवाया क्योंकि पूछा जाता है, दाया बाया बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हुगली नदी जो है और जो दामोदर नदी है, हुगली नदी के दाएं तट पे आके मिल जाती है। ठीक है, और दामोदर नदी को ही, इसको दामोदर नदी को, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का स्रोत कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जब पानी का बहाव बढ़ा तो क्या होता है, उस एरिया में पूरा पानी पानी नजर आता है। ठीक है ना? तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का स्रोत कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगर गंगा नदी की बात करते हैं ना, गंगा नदी, तो गंगा नदी पर एक कहा जाए कि वाटर जो नेशनल वाटरवे, ठीक है ना, नेशनल वाटरवे, या फिर कहा जाए जिसको क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रीय, क्या ही बोलते हैं उसको भाई, हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक जो है वो गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक स्थित है। याद रखिएगा, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग संख्या एक स्थित है। वैसे जलमार्ग सिर्फ तीन ही है, कितने हैं? तीन है, वो अभी आगे बात करेंगे। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक स्थित है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रयागराज से, प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है ना? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहाँ है भाई? और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है? आपके गंगा नदी पर। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। ठीक है ना, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में स्थित। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जाती है। कितने? 28 जिलों से। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पेपर होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों, कितने? 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है ना, कितने जिले भाई? 28 जिले से होकर बहती है। उसी तरीके से यमुना नदी का भी याद कर लीजिएगा, यमुना नदी है ना 19 जिलों से होके जाती है। यमुना नदी जो है 19 जिलों से होके जाती है, और गंगा नदी की बात करते हैं तो 28 जिलों से। ठीक है ना, लिख लीजिए वो तो 19 जिला, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा था, इंपॉर्टेंट सभी कुछ हो जाता है कभी कभी जब एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बाकी लिख लीजिएगा, उसको भी पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, यमुना नदी जो है, तो ये लिख लीजिएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। ठीक है ना, 19 जिलों से होकर बहती है। चलो, एक चीज और भाई, यूपी की हमने बात की कि 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, तब क्या होगा भाई? गंगा नदी जो है आपके 5 राज्यों में होकर बहती है। ठीक है ना, कितने राज्यों में होकर बहती है भाई? 5 राज्यों में होकर बहती है। कौन कौन से राज्य है भाई आपके? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले अगर बात करें, पहला राज्य हो जाता है भाई उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से आपको पता है कि कौन कौन सी नदियां हैं भाई? उत्तराखंड में 2 नदियां थी, अलकनंदा और भागीरथी, सतोपति मानी और गंगोत्री से। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकलने के बाद आ जाती है यूपी में, यूपी के बाद एंटर करती है बिहार में, बिहार के बाद जाती है भाई झारखंड में, और जो पांचवा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में ही बंगाल की खाड़ी में जाती गिर जाती है। ठीक है ना, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में। चलिए लिख लीजिए भाई, अभी कभी ये क्वेश्चन भी गलत का ये पूछो। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? गंगोत्री, यही ना कहेंगे, या फिर सतोपथ हिमानी। वहीं से निकली। मगर कहा जाए कि इसका जो मुहाना है, मुहाना जहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, वो कौन सी जगह है भाई? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। हिमालय के गंगोत्री से निकली, उत्तराखंड से, फिर यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में जाती है, चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। गंगा नदी की बात करिएगा तो गंगा नदी को बांग्लादेश में, बांग्लादेश बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है ना, तो यहां से गंगा नदी जा रही है, और इधर से आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दोनों नदियां बांग्लादेश में आके मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाती है? बांग्लादेश में। और इसी को कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? पद्मा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है। गंगा नदी जब
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश, बांग्लादेश में मिलती है। तो, तो उस मिलन को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। अब इसी में एक चीज और भी लिख लीजिएगा भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन। क्या नाम है भाई, सुंदरबन नाम है। क्या नाम है, सुंदरबन, ठीक है ना। क्या है, सुंदरबन, ठीक है। उस मिलन को पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे लिखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, मिलकर विश्व का, विश्व का सबसे, ये विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरवन का डेल्टा। किन दो नदियों के मिलने से बनता है, एक तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। ये आपको पश्चिम बंगाल या फिर कहा जाए कि बांग्लादेश, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाता है, तो उन्हीं के मध्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप जहाँ पे वो समुद्री इलाका होगा जहाँ पे गंगा नदी जाती गिर जाती है, वहां पे कुछ, ठीक है। अब डेल्टा को हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। दो चीज है, एक डेल्टा है, एक एस्चुरी, डेल्टा और एस्चुरी। इसको थोड़ा सा मैप कहा जाए कि ग्राफिकली दिखाएंगे तो समझ में आएगा ज्यादा ये आखिर है क्या, ठीक है ना। आखिर ये एस्चुरी क्या है, ये डेल्टा क्या है, ठीक है। जब खत्म हो जाएगा तब मैं एस्चुरी को बता दूंगा, क्योंकि एस्चुरी के बारे में पढ़, अभी हम लोग डेल्टा ही पढ़ते हैं, एस्चुरी कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब गंगा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई, क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब ये वन लाइन ऑफ क्वेश्चन है, देखो स्टैटिक जीके में कहता है तो गंगा नदी से संबंधित। पहला, कि गंगा नदी की कुल लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। भाई हमें पता है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी है तो लंबाई की पता होना चाहिए। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितना, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। कितना है, 25 से 25 है, ठीक है। अगर गंगा नदी की बात करते हैं ना तो इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है, गंगा नदी को
गंगा नदी को, गंगा नदी को 2008 में, 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। ठीक है। अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव वो कौन सा हो जाता है भाई? वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है ना, जो गंगा नदी में डॉल्फिन होती है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। कौन सी है भाई? गंगा डॉल्फिन जो है ये जलीय जीव है। चलिए, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और। अब देखिए, गंगा नदी पे जो है ना, कई सारे शहर बसे हो, कई सारे हो, कई सारे शहर हैं। बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है, अभी इनके बारे में हम लास्ट में लिखेंगे कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। बट एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर जो है गंगा नदी पर स्थित है, सबसे बड़ा नगर जो है गंगा नदी में स्थित है, वो कौन सा हो जाता है भाई? आपका कानपुर। ठीक है ना, कौन सा? कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है भाई? वो है कानपुर। कौन सा हो जाता है? कानपुर हो जाता है। ठीक है, कानपुर हो जाता है। आगे बात करें, तो कुछ एनोल लिख लीजिए यहाँ पे। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा बसी राजधानी। ठीक है ना, राजधानी। तो वो कौन सी राजधानी है भाई? तो वो है पटना। ठीक है ना, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये गंगा नदी आपका कंप्लीट होगा। लगभग लगभग जो चीजें, जो भी फैक्ट हैं, जितने भी चीजें फैक्ट हैं, वो सभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया। अब पढ़ना है हमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा पढ़ना है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उससे पहले हम एक आपसे क्वेश्चन करेंगे और सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा भाई। कौन सी नदी, कौन सी नदी, या फिर कहना है कि कौन कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी हिमालय की पार की नदियां हैं? हिमालय की पार की नदियां हैं, या फिर कहा जाए कि भारत के बाहर, भारत के बाहर से, ठीक है ना, भारत के बाहर से जो बहती है वही भारत में आती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं, किसी को पता? कमेंट करके बताइए अभी, 1 मिनट का समय है, सोच लीजिए। जिन्होंने पढ़ा होगा वो आई थिंक जवाब दे सकता है इसका।
हाँ, काफी हद तक सही आंसर किया है। बहुत बड़े। रजी जी ने रजी जी ने बताया है, रजित राम जी ने बताया है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? वो कौन कौन सी नदियां हैं? ठीक है, पहली नदी है आपकी सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। दूसरा है सतलज। सतलज। और तीसरी आपकी नदी है भाई ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और ये तीनों नदियां हैं ना, जो तीनों नदियां हैं वो आपके तिब्बत से ही आती हैं। कहाँ से आती हैं? तिब्बत से ही निकलती हैं। तीनों की तीनों नदियां भाई आपके तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है ना? कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से। ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है? पूछा गया क्वेश्चन कई बार है, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। कई बार कंफ्यूज होते हैं इस चीज पर। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो भारत के बाहर से आती है, जो हिमालय के पार से आती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करें तो ये भी कहा गया, मैंने क्या कहा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही एक ही जगह से आती हैं। ठीक है ना? तीनों ही एक ही जगह से आती है भाई। एक ही जगह से मतलब है, अब ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह से निकल जाए, मतलब उसी के इर्द गिर्द, तिब्बत से ही। कहने का मतलब तिब्बत, एक ही जगह क्या? तिब्बत, तिब्बत से ही होती हुई तीनों ही आती हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें सिंधु नदी की, सिंघी खम्बान से आती है। कहाँ से आती है? सिंघी खम्बान से। दूसरी नदी है सतलुज नदी, जो कि राक्षस ताल है वहां पे। क्या है? राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल कहा जाता है, तिब्बत में, वहां से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये भी जो राक्षस ताल है ना, उसी के निकट है, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग से निकलती है। ठीक है ना? कहाँ से लगा भाई, नॉप कहाँ से लगा? बने रहिए भाई, आज मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मपुत्र आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? फिर कल हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में खाली पढ़े बस। प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ना, फिर कल हम लोगों को खत्म हो जाएगा, कल आपका नदी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? दो चार टॉपिक है जो बड़े बड़े टॉपिक, उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है ना? इसके बाद सभी छोटे छोटे टॉपिक है जो एक ही क्लास में आपकी हो जाएंगी। और दो चार जो है बड़े ही है। देखिए, यहीं से ही निकलती है आपकी, कहा गया कि यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है ना? फिर इसी के बगल पे निकलती है आपकी सतलज नदी, ऐसे होते हुए सतलज नदी आती है। फिर इसी के बगल से आती है आपकी, यहाँ से आती है भाई, ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर हिमाचल प्रदेश से एंटर करके यहाँ चली जाती है। सॉरी, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदियां कहाँ से निकल रही हैं? तिब्बत से निकल रही हैं। कहाँ से? तिब्बत से निकल रही हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम बात करें, आप अभी आप देख रहे होगे, और अगर आप लोग अपडेट हो तो, अगर आप लोग अपडेट हो तो एक न्यूज आपने देखा होगा कि भाई ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसने बहुत ही तबाही मचा रखी है, बहुत ही ज्यादा। समझ रहे हैं? कहाँ पे तबाही मची है? हम्म, ये तबाही कहाँ हुई है?
असम। ये ना कहाँ पे, असम की बात करें, अब देखा जाए तो मैप में देखा ना पूरा असम, हम अरुणाचल प्रदेश के बाद पूरा का पूरा असम से होके चली जाती है कहाँ पे भाई, बांग्लादेश से चली जाती है। तो मतलब पूरा का पूरा असम में ये फैली हुई है। और इस समय कंडीशन ऐसी है ना कि कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। एक जो सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें लगभग बताया 70 लोग मारे हैं, कितने 70 लोग। बट आपको लग रहा है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख लोग जब चपेट में आ रहे हैं तो 70 लोग ही मरे होंगे। बहुत लोग मरे होंगे, ठीक है ना, बहुत लोग। अभी देख रहा हूँ कई सारे वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ऐसे हालात देखने को मिल रहा है, मतलब देख नहीं सकते हो आप जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है अभी भी, ठीक है। और इसका रीजन भी है भाई, बहुत चौड़ी नदी है ये, ठीक है। अब वहां से आती हुई जो ढलान एकदम है, जब आएगा, बारिश का मौसम भी है, मैंने क्या कहा था 12 मासी लगी है, बारिश टाइम में और भी ज्यादा ये उफान में आ जाती है। तो पूरा का पूरा फैल गया ये कई राज्य, कई जिलों में, असम की कई जिलों में, लगभग कहा जाए कि 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी ही है। अगर चौड़ी नदी की बात करेंगे तब आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ी, बहुत चौड़ी है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको क्या कहते हैं, माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे है, समझ रहे हैं? मतलब ये ऐसी नदी आ रही है जब ना, ऐसे आ रही है, ऐसे जब जा रही है तो इसी के बीच में एक टापू है। इसी के बीच में क्या है, टापू है। वो क्या है, माजुली है। क्या नाम है उसी का, उसी का नाम माजुली है। माजुली द्वीप, ठीक है ना, क्या नाम है भाई, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है, माजुली द्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप, वो किस राज्य में है, वो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, इतना चौड़ा है ये, इतना चौड़ा है कि पूरा का पूरा एक द्वीप बन गया। और इस द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया। अब क्या किया गया, एक जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल ये जहाँ से निकलती है, ठीक है ना, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में स्थित, तिब्बत में स्थित कहा जाए कि जो आपका कैलाश पर्वत है, ठीक है ना, या फिर कहा जाए जो मानसरोवर झील है, ठीक है, कौन सी, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत, कौन सा, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पे ही क्या है, चेमा युंगडू, क्या है, चेमा युंगडू। कैलाश पर्वत पे ही क्या है आपका, चेमा युंगडू, ठीक है ना। कैलाश श्रेणी पे क्या है भाई, चेमा युंगडू एक जगह है, वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडू से, ठीक है ना। चलो, अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टिप्पणी भी पूछेगा तो याद रहना चाहिए, समझ रहे। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भाई थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो लिख सकते हैं भाई, हिमालय, हिमालय के उत्तर में स्थित
हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट निकट कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत या श्रेणी, ठीक है ना, कैलाश पर्वत के चेमायुंगदुंग, नाम थोड़ा सा अटपटा होगा भाई, चाइना वगैरह का नाम ही ऐसा होता है, ठीक है। चेमायुंगदुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है ना। चेमायुंगदुंग, चेमायुंगदुंग हिमानी, हिमानी से निकलने के पश्चात पश्चात भारत में भारत में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और असम से होते हुए, असम से होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। कहां से निकली? मानसरोवर झील के निकट क्या है? कैलाश पेड़ी है। कैलाश पेड़ी पे एक जगह है जिसका नाम है छेमायुंगडुंग, वहां से निकलने के बाद रोटेट होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से जस्ट असम में, असम से होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें और फैक्ट कि भाई ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? दिहांग नदी। असम में जब आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या है भाई? सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें भाई, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, दिहांग नदी के नाम से, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी मैंने अभी बता दिया था गंगा में ही, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन का
डेल्टा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी एक लौती नदी ऐसी है जो पौरुष नदी होती पुरुष। और जितनी नदियां है ना, सब क्या है, फीमेल। ये एक नदी ऐसी है जो मेल के नाम से है, बाकी आप जितनी भी नदियों को जानते होंगे सब फीमेल नदियां हैं। ठीक है ना। तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में तो अभी तक हो सकता है याद हुआ पूछा होगा, बाकी इस चीज को याद रखिएगा। पौरुष नदी है, एकमात्र पौरुष नदी कौन सी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, इसकी सहायक नदियां, कुछ सहायक नदियां हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो हम लोग कल इसके आगे बढ़ लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक है जो ब्रह्मपुत्र वाला है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी है तो एक क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है पूछ सकता है, और वो भी कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। एक चीज हो, कि जो पीडीएफ है इस सेक्शन में ना, अभी पीडीएफ बना तो दिया है, बट मैं पीडीएफ दूंगा कल में। जब ये नदी वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पीडीएफ मैं कल दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।